है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ एमपी जीके की, जिसमें कि आज सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें मैं सब लेटेस्ट कवर करूँगा, जो करंट है वो भी इसमें कवर हो जाएगा, आपका स्टैटिक का पार्ट पूरा कवर होगा यहाँ पर। और 90% मतलब आप ये मानकर चलो कि देखो फॉरेस्ट बहुत आईएमपी सब्जेक्ट है अपने आप में। और यहाँ से क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता ही है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि हमारे सारे फैक्ट्स में यहाँ पर इंक्लूड करूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर फॉरेस्ट। पूरा वीडियो को देखिएगा, हो सके तो 2x पर देखने की कोशिश करें वीडियो, जिससे कि आपका भी टाइम सेव होगा और वो उसको देखने में ज़्यादा सही रहता है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट, ठीक। अब देखो फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट के जीडीपी में, वो है 2.35%। ठीक है, ये स्टेट की जीडीपी में फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन है। ठीक, ये कब का है, कब का डेटा है? 2018 2019 का, अभी लेटेस्ट 1920 का डेटा नहीं आया है। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया है एमपी का फॉरेस्ट एरिया, एमपी फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 77482 इन किलोमीटर स्क्वायर इन 2019। ठीक है, और 77414 किलोमीटर स्क्वायर इन 2017। ठीक है, ये कौन बताता है? ये सर्वे होता है वो बताता है, जो सर्वे करता है वो बताता है। तो किसने ये सर्वे करा? ये सर्वे करा है फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट देता है, ये जो सर्वे करता है वो करता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। ठीक, ये देहरादून में है और ये सर्वे करता है, जो बताता है कि कितना फॉरेस्ट इंडिया में है, कितना फॉरेस्ट पर्टिकुलर स्टेट में है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सब इसमें बताता है। अब ये जो रिपोर्ट आई है ये 2019 में रिपोर्ट आई है, ठीक है। और ये 2019 की रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 16th रिपोर्ट, ठीक है, 2019 की। और फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1987 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गई फॉरेस्ट सर्वे की बात यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, एमपी में जो एरिया इंक्रीज हुआ है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 68 किलोमीटर स्क्वायर का एमपी में एरिया इंक्रीज देखने को मिला है। राइट, अब एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 2.66% है एरिया ऑफ इंडिया के। ठीक है, सिमिलरली यही 10.66% है फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया का। ठीक है, और ये जो है एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 30.72% एरिया ऑफ एमपी है। ऑलराइट, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। जो एमपी का फॉरेस्ट एरिया है वो 30.72 है एरिया ऑफ एमपी का एरिया, ठीक है, जो कि ये 77428 है। 2.66% है एरिया ऑफ इंडिया का और 10.66% है फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया का। अब देखो इसमें एक बात क्या है इसमें कि ये जो सब बातें हैं ये 19 का डेटा है। अब जो स्टेट है, स्टेट में एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एमपी फर्स्ट पर है, फर्स्ट रैंक पर एमपी है। सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश है। और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज की बात आ जाए, अगर परसेंटेज वाइज की बात करता है तो फर्स्ट नंबर पे मिजोरम है। ठीक है, और अगर यूटी में बात करता है कि यूटी में फर्स्ट कौन है, तो ये लिखना आप अंडमान एंड निकोबार। ठीक, इस इतना जान लो, इतना याद रखो।
ठीक है, हो सकता आ जाए। मतलब एरिया वाइज में एमपी सबसे टॉप पर है फॉरेस्ट के टर्म में, जिसका कितना परसेंटेज है, 30.72% है। अब जो एक नेचुरल, जो एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एक स्टेट में कितना एरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए, फॉरेस्ट का जो एरिया होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। लेकिन अभी एमपी में कितना है, 30.72% है, तो थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब जो फॉरेस्ट इंक्रीज, मतलब जो सबसे ज़्यादा, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट दी थी, या फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया में इंक्रीज देखा गया है वो कर्नाटका का देखा गया। टका का सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एरिया, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया स्टेट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया एमपी में है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पेशली एमपी से ही, वो है बालाघाट में। बालाघाट में सेकंड है छिंदवाड़ा में। ठीक, और थर्ड है बैतूल में। बैतूल में। ठीक है, ये मैक्सिमम एरिया वाइज है, एरिया वाइज। और अगर परसेंटेज, अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज की बात करूं, मैक्सिमम परसेंटेज की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा अगेन बालाघाट में ही हमें मिलेगा। ठीक, सेकंड श्योपुर में हमें मिलेगा, श्योपुर में। और थर्ड जो हमें मिलेगा उमरिया में मिलेगा, उमरिया में मिलेगा, उमरिया में मिलेगा। ठीक है, ये जो बालाघाट, बालाघाट और श्योपुर है, इसमें तो मोर देन 50% एरिया है। मोर देन 50% एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है। ठीक है, बालाघाट और श्योपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अब जो मिनिमम है, मिनिमम हमें कहाँ मिलेगा, मिनिमम एरिया की हम बात करें, मिनिमम एरिया, सबसे कम एरिया हमें देखने का जो हमें जिला मिलेगा वो है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में सबसे कम फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, उसके बाद रतलाम, और थर्ड वन है शाजापुर। ठीक, और वहीं परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज की बात करें, मिनिमम परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो जो सबसे कम हमें अगेन देखने के लिए जहां मिलेगा वो उज्जैन ही है। सेकेंड नंबर पे शाजापुर आ जाता है, शाजापुर आ जाता है, और थर्ड नंबर पे रतलाम आ जाता है। बस शिफ्टिंग हो जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2 से 3, 3 से 2 हो जाता है इसमें मिनिमम में। बाकी यहाँ पर आपको श्योपुर और उमरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। श्योपुर बहुत आईएमपी है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है श्योपुर, ये है श्योपुर, ये श्योपुर है। ठीक है, मैं दूसरे उससे कलर से बना देता हूँ। दिस इज द श्योपुर, राइट। ये है बालाघाट। ठीक, ये बालाघाट, ये फर्स्ट नंबर पर है। ठीक, और छिंदवाड़ा, दिस इज छिंदवाड़ा। ठीक, ये सेकंड नंबर पे मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, एरिया वाइज में सेकंड नंबर पर है। और यहाँ है बैतूल। बैतूल। ठीक है, तो देखो ये एरिया हमें सबसे ज़्यादा, ये एरिया हमें क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर से दिख रहा है, मिल रहा है। ठीक है, और सिमिलरली जब हम उज्जैन की बात करेंगे, यहाँ पे उज्जैन, रतलाम, ठीक है, ये रतलाम आ गया, ये उज्जैन आ गया। ठीक है, ये शाजापुर आ गया, ये इस तरफ के, ये जो है, ये एरिया जो है, ये हमें कम फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ये एरिया है ना, मिनिमम मिनिमम फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया, नेक्स्ट। देखो अब जो पॉलिसीज की अगर हम बात करें, पॉलिसीज की बात करें, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी, वो आई थी इंडिया की, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो आई थी 1894 में। ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिसी आई थी इंडिया की। ठीक है, और जो फॉरेस्ट एक्ट बना था, फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट जो बना था, फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट जो बना था, वो बना था 1927 में। और इंडिया में जो अभी करेंटली न्यू पॉलिसी चल रही है, इंडियाज न्यू
न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो अभी करेंटली चल रही है वो चल रही है 2018 की। ठीक, ये स्टैटिक का पार्ट है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं इधर एमपी की बात करूं, एमपी में और इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में है, और क्लियर बोल रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में और एमपी में। ठीक है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी वो आई थी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी, पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1954 में। ठीक, और अभी जो एमपी में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी चल रही है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, ये एमपी की है, और ये जो चल रही है ये 2015 की पॉलिसी अभी एमपी में चल रही है। ठीक, तो ये पॉलिसीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, और एमपी में कितने फॉरेस्ट सर्कल्स हैं? एमपी में 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं। ठीक है, एमपी में 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं। ठीक, और इसके साथ साथ 62 फॉरेस्ट डिवीजन है, 62 फॉरेस्ट डिवीजन है। ठीक, अब जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है खंडवा का। खंडवा का सबसे बड़ा हाईएस्ट लार्जेस्ट सर्कल है ये। ठीक है, खंडवा लार्जेस्ट सर्कल लिख लो इसको। ठीक है, और सिमिलरली स्मॉलेस्ट जो है वो है होशंगाबाद का। होशंगाबाद का स्मॉलेस्ट है ये। ठीक है, सबसे छोटा सर्कल है ये, फॉरेस्ट सर्कल है। ठीक, अभी देखो खंडवा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट भी देखे जाते हैं, मैक्सिमम रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी देखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सबसे कम मिनिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी खंडवा में ही है। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, ओपन, ये अभी हम आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये यहां तक हो गया। सिमिलरली अगर मैं, चलो हम वो जब वो कवर करेंगे, जब क्लासिफिकेशन कवर करेंगे तब इसको हम देखेंगे। यहाँ पर रिजर्व्ड क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ओपन क्या होता है, ये सब हम वहाँ पर कवर करेंगे। अब आ जाओ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक, ये बहुत काम के हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन आना तय है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कहाँ है ये है भोपाल में, दिस इज़ इन भोपाल, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1982। ठीक, ये बहुत आईएमपी है, और पीएससी में एक बार ये क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ सफरी पर। सफरी क्या होता है? स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1963 है। ऑलराइट, जबलपुर में एक और है टफरी। ठीक है, जबलपुर में टफरी भी है, और जो वो हो जाएगा ट्रॉपिकल, बस बाकी सब ये का यही रहेगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन जबलपुर, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1988। ठीक, नेक्स्ट है फॉरेस्ट ये हो चुका है यहाँ पे, हो चुका है, तो हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। हाँ, अब देखो
स्टेट फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ये है भोपाल में, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1975 है। सिमिलरली स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ईयर है वो 2010 है। ठीक है, और अभी फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्टेट या फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज लिख लो आप, ट्रेनिंग कॉलेज जो है यह है बैतूल में। ठीक, और बहुत आईएमपी है जो छिंदवाड़ा में है, एक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है वो बहुत आईएमपी है। ठीक है, सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री, सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये है छिंदवाड़ा में। ठीक, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, व्हाट हैपन यार, हाँ इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1995। तो ये कुछ आईएमपी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। अच्छा, एक और है सेंटर फॉर फॉरेस्ट, एक और लिख लीजिए, सेंटर फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है, ये हो जाएगा बालाघाट में। ठीक, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1979 है, ये बहुत आईएमपी है। ठीक है, ये मैं स्पेशल यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, इसको याद करके जाना, बालाघाट वाला। ठीक है, चलो अब देखो क्लासिफिकेशन पर आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, 4-5 तरीके हैं जिससे कि फॉरेस्ट को क्लासिफाई करा जाता है, तो वो देख लो एक एक करके। फर्स्ट जो है वो है रीजनल, ठीक है, रीजनल तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है जियोग्राफिकल, ठीक है। थर्ड स्पीशीज के बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट को। और जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ये 4-5 तरीके हैं। एक है चैंपियंस शेड कर है, ठीक है, एक है चैंपियन शेड कर वो भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही है, उन्होंने भी कुछ बताया है फॉरेस्ट के बारे में, 4-5 प्रकार के फॉरेस्ट उन्होंने बताए हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर रीजनल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, रीजनल क्लासिफिकेशन फर्स्ट कवर करते हैं। रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने 3 तरह के बेल्ट बताए हैं एमपी के अंदर, रीजनल क्लासिफिकेशन के अंडर। ठीक, अब जो वो 3 तरह के बेल्ट हैं, इस चीज को समझ लो, 3 तरह के बेल्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट है विंध्या बेल्ट, विंध्याचल पर्वत जिसको हम बोलते हैं विंध्या बेल्ट। ठीक, सेकंड है सतपुड़ा एंड मैकाल बेल्ट, सतपुड़ा एंड मैकाल बेल्ट। ठीक, और जो थर्ड वन है मध्य भारत बेल्ट, मध्य भारत बेल्ट। ठीक, ये 3 बेल्ट इन्होंने बताए हैं जो एमपी में 3 तरह से फॉरेस्ट को इन्होंने कवर करा है। विंध्या बेल्ट जो हो जाएगा वो रीवा, सतना और इस तरफ का बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा का वाला बेल्ट जो हो जाएगा वो
बैतूल हो गया, बालाघाट हो गया, ठीक है, सियोनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इस तरफ का ये बेल्ट मैकाल का बेल्ट कवर करेगा। जो मध्य भारत का बेल्ट है वो हो जाएगा श्योपुर, ग्वालियर, इस तरफ का भिंड, मुरैना साइड का मध्य भारत बेल्ट कवर करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया हमारा रीजनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको भी इन्होंने एबीसी में क्लासिफाइड करा है। जो फर्स्ट है वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक, सेकंड उन्होंने बोला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और जो थर्ड बोला है मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक, ये तीन प्रकार के फॉरेस्ट बताए गए हैं। ठीक है, अब रिजर्व फॉरेस्ट ये कि जिनमें एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं, है ना, वहाँ पे जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है, अंदर जाने के लिए भी, ऐसे फॉरेस्ट में जाने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है, वुड कटिंग अलाउड नहीं होती है, और टूरिज्म नहीं होता है वहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो कि रिजर्व कर रखा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रिजर्व एरिया मैंने आपको क्या बताया था, वो था क्या हमारा खंडवा, ये सबसे ज़्यादा रिजर्व एरिया है। ठीक, और इसका जो परसेंटेज है एमपी में वो 65 to 66% है, इसी का ही, सिर्फ इसी का ही। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एरिया है ये, मैक्सिमम। अब वहीं अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर आ जाएंगे, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारी अलाउड है ना, वुड कटिंग अलाउड है, टूरिज्म थोड़ा सा अलाउड रहता है, ऐसा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। और जो इसका परसेंटेज है, उसका परसेंटेज है 32 से लेकर 33% के बीच ये है एमपी में। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो देखा जाता है छतरपुर में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखे जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर बोलेगा कि मिनिमम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो मिनिमम रिजर्व फॉरेस्ट है छतरपुर में, और मिनिमम प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहाँ पर है, वहाँ वो मिलेगा आपको खंडवा में। ठीक, तो ये ऐसे कुछ हैं। और ये जो मिक्स्ड है या फिर ओपन है, सॉरी इसको मिक्स नहीं लिखना है, इसको ओपन लिखना, ये अनक्लासिफाइड है, ये बिल्कुल भी अनक्लासिफाइड है, यहाँ सब कुछ अलाउड रहता है। और जो इसका परसेंटेज है एमपी में वो लेस देन 2% है। ठीक है, लेस देन 2%। ठीक, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है यहाँ पे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो थर्ड है वो है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये जियोग्राफिकल में जो हमारे यहाँ मिल रहे हैं फॉरेस्ट, वो मिल रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, एमपी में या इंडिया में जो मिल रहे हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन एमपी में कौन कौन से हैं, तो एमपी में है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ठीक है, सिमिलरली ये फर्स्ट टाइप का है। सेकेंड टाइप जो है वो है ट्रॉपिकल सेमी deciduous, and third one is tropical deciduous। ठीक, ये तीन प्रकार के फॉरेस्ट हमें यहाँ पर एमपी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो ड्राई डेसिडियस है, इसमें जो रेनफॉल होता है वो रेनफॉल इसमें 25 to 75 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक, जो सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट है उसमें जो रेनफॉल होता है वो 100 to 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है, और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस होते हैं इसमें 50 to 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। ठीक, तो ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है हमारे। ठीक है, अब ये जो सेमी डेसिडियस है, जो सबसे ज़्यादा एमपी है, हमें जो पढ़ना है सबसे ज़्यादा एमपी सेमी ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस है। ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलेंगे मंडला, बालाघाट, सियोनी, इस तरफ हमें, है ना, इस रीजन में हमें मिलते हैं, ये वाले रीजन में हमें, इस रीजन में हमें ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है, ये मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, सियोनी हो गया, ठीक है, छतरपुर, सॉरी, छिंदवाड़ा हो गया, ठीक, ये एरिया जो होता है ये ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस के लिए होता है। और यहीं आप देखोगे कि यहीं पर ही आपको कहीं ना कहीं पचमढ़ी देखने को मिलेगी, इसलिए ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वो पूछ लेगा कि पचमढ़ी में किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो आपको बताना है कि सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर। ऑलराइट, अब वो पूछेगा कि ड्राई डेसिडियस किस तरफ मिलते हैं, तो ड्राई डेसिडियस हमें मिलते हैं इस तरफ, हमारे शाजापुर हुआ, उज्जैन तरफ हुआ, ठीक है, इस तरफ हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर यहाँ भी हमें ड्राई डेसिडियस देखने के लिए मिलते हैं, टीकमगढ़ साइड भी हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। राइट, चलो अब लास्ट हमारा जो रह गया है स्पीशीज के अकॉर्डिंग, वो भी समझ लो, स्पीशीज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। स्पीशीज, ठीक है, तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा सागवन, सागौन, साल एंड बांस, ठीक है, ये हमें स्पीशीज के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं फॉरेस्ट को। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें सागौन देखने को मिलता है एमपी के अंदर, जो कि 90.36% के अराउंड एमपी के अंदर सागौन के फॉरेस्ट हैं। सिमिलरली जो साल है, साल के फॉरेस्ट 4 पॉइंट ऐसा कुछ परसेंट है, 4.15% के अराउंड है, एरिया ऑफ एमपी के अराउंड है, ठीक है, 4.1% ये साल है। और बांस के कुछ फॉरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो साल के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो हमें बघेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बघेलखंड क्षेत्र में, ठीक, रीवा, सतना, पन्ना तरफ, ठीक। सिमिलरली जो हमें सागवन है, सागवन के जो हमें फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं वो होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद के बाद आप इसे लिखो बैतूल, ठीक है, जबलपुर, जबलपुर, ठीक, छिंदवाड़ा, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सागवन के वन या सागवन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, जो साल के फॉरेस्ट होते हैं वो इनको रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो ये ज़्यादातर जो साल हमें मिलती है वो मिलती है हमें ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस में हमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है साल, ठीक है। ऐसे तो मिलते हैं हमें सभी जगह हैं, पूरे एमपी में भी सब जगह कहीं कहीं मिलते हैं, पर ज़्यादातर हमें ये ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट। ऑलराइट, और बैम्बू कहाँ देखने को कम मतलब कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 75% सेंटीमीटर हो, लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अच्छा हाँ, ये गलत हो गया है, ठीक है, बघेलखंड नहीं होगा, ये दोनों लगभग लगभग, ये जो सागवन और साल है ये इसी रीजन में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बघेलखंड नहीं है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है बघेलखंड, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कुछ बर्ड एरियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ हैं, बेम्बूज के बारे में या बांस के बारे में मैं यही बता देता हूँ। बांस के बारे में जो स्टेट में जो अभी बेम्बू पॉलिसी चल रही है, जो लेटेस्ट बेम्बू पॉलिसी चल रही है वो 2003 की चल रही है, इस बात को भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। एमपी स्टेट बेम्बू पॉलिसी, एमपी स्टेट बेम्बू पॉलिसी, ये कौन सी चल रही है, 2003 की पॉलिसी अभी यहाँ पर हमारे यहाँ चल रही है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, मैं आपको उसमें कुछ स्कीम्स बता दूंगा कि कौन कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं, फिर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके हम इस पार्ट को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।